महंगाई एक अजीब सा शब्द है। सुनने में सामान्य रूप से प्रचलित इस शब्द में ऐसा लगता है कि महंगाई वो है जो सीधे आपकी जेब पर वार करेगी। लेकिन कभी कभी महंगाई आपको सीधे नहीं बल्कि अपरोक्ष और लंबे समय के ज्यादा गहरे घाव देती है, आपको पता भी नहीं चलता। मशहूर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि महंगाई हमेशा से और हर जगह एक मौद्रिक घटना रही है। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से महंगाई अपना रास्ता खुद तय करती है, ये किसी के वश में नहीं। ये एक तरह से सरकार और शासन की भूमिका को नगण्य करने सरीखी परिभाषा थी। हालांकि बाद में फ्रीडमैन को सफाई देनी पड़ी कि वो दीर्घकालिक महंगाई की बात कर रहे थे। उनके अलावा कुछ वक्त पहले ही दिग्गज अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमैन ने महंगाई की फ्रीडमैन वाली थ्योरी यानी कि मात्र मौद्रिक घटना वाला जो उनका सिद्धांत था उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके उलट उन्होंने इसे हमेशा से एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विघटन से जुड़ी स्थिति बताया, यानी कि इसके लिए उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया। अब आप कहेंगे कि हम महंगाई पर ये गूढ़ और डीप बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोशिश एक ही है कि आपको महंगाई की गहराई तक ले जाया जाए ताकि आप उसके दीर्घकालिक परिणामों में से वाकिफ हो पाएं। और इसका एक संदर्भ आपको होम लोन की बढ़ी कीमतों से जोड़कर हम बताते हैं, जो आज की कवर स्टोरी का मुख्य बिंदु भी है। देखिए, स्थिति यह है कि आज होम लोन की महंगाई का दबाव आपके रिटायरमेंट की उम्र के बाद तक जा चुका है। ये कोई आजकल की स्थिति नहीं है कि आपको महंगाई से तुरंत या तो चोट पहुंचेगी या राहत मिलेगी। ये पोस्ट रिटायरमेंट एज तक जा रही है, यानी कि रीपेमेंट टेन्योर के रिटायरमेंट एज के पार जाने की स्थिति आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या है और एक आम आदमी को इस दबाव को कम करने के लिए क्या करना होगा, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह समझिए कि यह दबाव कितना बड़ा है। देखिए, आरबीआई की ओर से महंगाई को काबू में करने के लिए आपने देखा होगा लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है। अब इसने अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। पिछले 10 महीनों में आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसका असर यह हुआ है कि होम लोन पर इसका अब असर दिख रहा है। जिन लोगों ने होम लोन अप्रैल 2022 में 6.5% पर लिया होगा, उन्हें अब 9% या इससे ज्यादा की दर पर चुकाना पड़ रहा है। यानी एक साल पहले जो होम लोन काफी आकर्षक था, वो अब मजबूरी का ही सौदा बनकर रह गया है। इसे कुछ ग्राफिक्स के जरिए और आसानी से आपको समझा रहे हैं हम, आपके साथ साथ ग्राफिक्स भी चल रहे हैं और इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेता हूं। मान लीजिए आप आज 50 लाख रुपए तक का कोई होम लोन लेने जाते हैं और आपको ब्याज का पुराना रेट यानी कि 6.5% ऑफर हो जाता है, तो आपको उसकी भरपाई के लिए हर महीने 43,555 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे और आपका लोन जो है वो 15 साल में निपट जाएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आपको रेट 9.5% का ऑफर हुआ, तो इसका मतलब यह है, जो हो भी रहा है, कि आपको वही हर महीने 43,555 रुपए की किस्त को अब 15 नहीं बल्कि 25 साल में चुकाना होगा। 10 साल की बढ़ोतरी का मतलब यह हुआ कि आपको ज्यादा लंबे वक्त तक काम करना होगा, कमाते रहते रहना होगा, किस्त चुकाते रहते रहना होगा और कई बार ये रिटायरमेंट की एज से भी आगे चला जाता है। यानी कि आप 60 साल की उम्र में अगर प्लान कर रहे थे कि मेरी ईएमआई वगैरह, होम लोन वगैरह सब निपट जाएगा, तो ऐसी स्थिति यहां से बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो फिक्स्ड रेट्स पर जो लोन मिलता था अब वो नहीं मिलता, फ्लोटिंग दरों पर ही रेट मिलता है। और फ्लोटिंग दरें अगर इतनी तेज रही, महंगाई ऐसी ही रही, तो फिर आपका दीर्घकालिक लोन में जो आपकी ईएमआईज हैं और समय है वो बढ़ना तय है। अब ऐसी अवस्था में किया तो किया क्या जाए? क्या कोई ऐसा उपाय है कि आप ये जो बढ़ी हुई रिटायरमेंट एज है लोन रीपेमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका दबाव आप पर आए ना आए और आप उसके लिए कुछ विकल्प भी तय कर पाएं? इसके लिए कुछ उपाय बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पंकज मटपाल साहब, जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा हमने समझाने की कोशिश करी कि एक आम आदमी के ऊपर अभी फ्लोटिंग दरों के हिसाब से होम लोन का असर कितना पड़ रहा है। कई लोगों को इसका एहसास होता है, कई लोगों को नहीं होता, क्योंकि एक परिणति सी समझ लेते हैं अपनी लोग, भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम भी सामने आते हैं और वो हम पर ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी या जिनका भविष्य हम सुरक्षित करना चाहते हैं उन पर भी कभी कभी आ जाता है। तो फिर क्या कोई उपाय है सर कि हम
रिटायरमेंट कॉर्पस को अपने बढ़ा सकें या इसको मैनेज कर पाएं? इस दबाव को कैसे मैनेज करें सर? जी, दीपक जी नमस्कार। आपने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया जी। और यह स्वाभाविक है। अगर लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो अगर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा तो उसके साथ साथ आपके लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा। अब क्योंकि जो ईएमआई होती है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी सेम रहेगी चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो या फिर ज्यादा हो, जब तक कि आप उसे ना बढ़ाएं। तो होगा ये, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया है और ईएमआई सेम है, तो ऐसे में जो प्रिंसिपल अमाउंट था जब आप ईएमआई पे करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो जो टोटल ईएमआई है उसमें ज्यादा पैसा आपका जा रहा है इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल कम रिपे हो रहा है, जिसकी वजह से आपका टेन्योर बढ़ जाता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ईएमआई को भी बढ़ा दें। हालांकि बैंक सामने से नहीं बोलते हैं, लेकिन आप अगर बोलेंगे तो बैंक बिल्कुल आपकी ईएमआई बढ़ा देंगे। तो हम इस बात की चर्चा तो करेंगे दीपक जी, बात बिल्कुल बताऊंगा कि क्या और करना चाहिए, कैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और कम होने की अगर गुंजाइश नहीं है तो आप अपनी ईएमआई बढ़ाएं समय के साथ, ताकि ये जो आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी बर्डन आपके ऊपर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय से पहले या जो ओरिजिनल आपका जो समय था, टेन्योर था, उसी वक्त पर आपका लोन रिपे हो, इसके लिए आपको अपनी ईएमआई बढ़ानी चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पर भी, कैसे कैसे नहीं, बिल्कुल सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने तो ये जिज्ञासा को और बढ़ा दिया कि ब्याज दरों को भी कम किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि ईएमआई बढ़ाना, और आपने कहा कि सामान्यतः एक आम आदमी जो लोन धारक है वो इस पर ध्यान नहीं देता है। उसे लगता है कि उसकी 10 रुपये, मसलन अगर उसकी ईएमआई कट रही है, 10 रुपये उसके हर महीने 5 तारीख तक कट जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि दुनिया में कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है, सब कुछ एज इट इज चल रहा है, तो इसमें क्यों बदलाव किया जाए, चलने दिया जाए, इसे बाद में देखा जाएगा। तो ईएमआई को बढ़ाना जो आप कह रहे हैं कि एक समझदारी भरा फैसला होगा, इसके लिए क्या करना होता है सर? बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने। वजह क्या है कि होम लोन 10 तो मिनिमम है ही है, लोग 10 साल, 15 साल, 20 और 25 साल तक का भी लोन लेते हैं। तो ऐसे में ये तो याद भी नहीं रहता कि अब मेरा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है जिसकी वजह से मुझे ईएमआई बढ़ानी चाहिए। तो अक्सर होता यही है कि बहुत देर बाद एहसास होता है कि मेरा टेन्योर बढ़ चुका है और ईएमआई सेम चलती है। ये तो सिर्फ ये है कि जागरूकता रहेगी तो ही जो बोरोवर है, जो कस्टमर है, वो अपना लोन की ईएमआई बढ़ाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये बात समझ जाती है कि मुझे बढ़ाना चाहिए और समझ में आ जाती है, तो बिल्कुल आप बैंक को अप्रोच करें। आप बैंक को बोलें कि मुझे अपनी ईएमआई बढ़ानी है और कितना अफोर्ड कर सकते हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि साल दर साल अपनी इनकम बढ़ती है, तो उस हिसाब से यदि आप शुरू में ही तय कर लें कि मैं हर साल डिसाइड करता हूं कि 5% से या 10% से अपनी ईएमआई बढ़ाता रहूंगा, तो आप चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं बढ़े तो भी आप हर साल बढ़ाते रहिए, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़े तो आप जितना आपने ओरिजिनल टाइम डिसाइड किया था उससे पहले ही आपका लोन रीपे हो जाए। या फिर साल में एक एक्स्ट्रा किस्त, जितनी किस्त चल रही उतनी भर दें, या जब बोनस इंसेंटिव कुछ मिले तब डिसाइड कर लें कि उतना परसेंट मुझे उसमें भरना है। तो ऐसे मतलब जो रेगुलर ईएमआई है उसके मुकाबले थोड़ा और भरेंगे तो आप ना लोन जो है वो टाइम से पहले या कम से कम इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए तो समय पर पूरा कर पाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा मंत्र दिया आपने कि महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। जैसे ही आपको लगे कि आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा है या आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, तो आप अपनी ईएमआई को या तो बढ़ा दीजिए या एक्स्ट्रा ईएमआई एडवांस में पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बोझ है वो लगातार कम होता रहेगा और संभवतः जो आपके टारगेट ईयर्स हैं उससे पहले ही आपका लोन पूरा हो जाए, या फिर बीच में अगर माना इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो शायद उसका दबाव जो है वो यहाँ पर बैलेंस भी हो सकता है। तो ये बड़ा शानदार मंत्र दिया पंकज जी ने। अब पंकज जी वही बताइए जो सबसे बड़ी जिज्ञासा आपने जगाई है, क्या मैं अपने बैंक से बात करके अपनी ब्याज दरें कम कर सकता हूं सर? बिल्कुल स्कोप बिल्कुल है। देखिए होगा या नहीं होगा कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन स्कोप है। वो क्यों है, मैं थोड़ी और बात आपको क्लियर करता हूं कि जब हम अगर बात करें अप्रैल 2022 की, जब रेपो रेट 4% का था, उस वक्त अगर आपको 6.5% पर लोन मिल रहा था
तो जो 2.5% का यहाँ पर जो डिफरेंस था वो बैंक का मार्जिन था, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो वो मार्जिन था जो बैंक का अपना एक प्रॉफिट है, जो भी उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो भी कहिए उसको, एक मार्जिन बीच में रखा हुआ है। तो जब वो 4% का रेपो बढ़कर 6.5% हो गया, और जो 2.5% का हम बात कर रहे हैं कि उसमें मार्जिन है, तो ऑटोमेटिकली 6.5% का जब रेपो होगा तो लोन आपको 8% पे हो जाएगा। तो ये जो मार्जिन है ये तय करता है कि आपको किस रेट पर मिलेगा। अच्छा, ये जो 8.5% है या उस वक्त 6.5% था, ये मिनिमम होता है। अब आपका सिविल स्कोर, आपका व्यवसाय, आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री, ये बहुत बातें निर्भर करती हैं, आपका सिविल स्कोर, इन बातों के आधार पर डिसाइड होता है कि आपके लिए मार्जिन कितना रखना है। जो रेपो रेट है वो सबके लिए सेम है, लेकिन जो मार्जिन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक और एक बैंक से दूसरे बैंक में थोड़ा डिफर करता है, और यही चीज है जिसकी वजह से आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए कि जब आपने लोन लिया उस वक्त की स्थिति के हिसाब से एक डिसाइड किया बैंक ने कि आपको 3% का मार्जिन वहां पे रखना है, तो मान लीजिए 4% का रेपो था, आपको 7% पे दिया हुआ था। अब इस वक्त क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ गए हैं और आप अगर पुराने ग्राहक हैं, आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो आप बैंक से नेगोशिएट कीजिए। और नेगोशिएट करने से पहले एक बात और बता दूं, ये बात काफी लोग नहीं जानते हैं कि बैंक आपको ऑफर देते हैं, सामने से भी कहते नहीं हैं, बट यदि आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें या अपने ऐप, अगर उस बैंक का ऐप है तो उसमें कन्वर्जन का ऑफर आपके पास अवेलेबल होता है कई बार। तो उसको आप एक बार चेक कर लें कि अगर आपको ऑफर दिया हुआ है तो क्या रेट ऑफर कर रहे हैं, और उसके लिए एक मामूली फीस बैंक आपसे चार्ज करते हैं, 2,000-5,000 रुपए के आसपास। अगर वो ऑफर नहीं है तो आप सामने से बात करें, बैंक से नेगोशिएट करें कि मेरा ये जो लोन का इंटरेस्ट रेट है इसे कम करें। जब कम करेंगे तो रेपो तो क्योंकि आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है, या आपका चाहे वो बैंक का एमसीएलआर हो या फिर आरपीएलआर, मतलब ये थोड़े टर्म्स होते हैं जिन बेसिस पर बैंक्स एक बेस तय करते हैं, बट उसके ऊपर जो मार्जिन है जी। उसमें आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर शुरुआत में 3% का मार्जिन रखा हुआ था और अभी 2% कर दें तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा, और जब आरबीआई दर बढ़ाएगी भी तो आप पर असर थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि आपका मार्जिन कम हो चुका है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका बैंक ऐसा नहीं करता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यह है, बैंक को कहिए कि दूसरा बैंक मुझे सस्ते में दे रहा है, रेट कम कर रहा है, आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे बैंक से ये करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दूसरे बैंक में जाएंगे तो थोड़े दूसरे खर्चे भी है, जिस पर अगर दीपक जी आप परमिशन देंगे तो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन ये आपने एक और बड़ा शानदार मंत्र दे दिया, और ये मंत्र तो बहुत ही कारगर है। इसमें सिर्फ आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। जैसा पंकज जी ने बताया, मोल भाव भी आप कर सकते हैं, और मोल भाव आपका बतौर उपभोक्ता एक बुनियादी अधिकार है। तो मोल भाव के अधिकार से कभी बचिए मत, इसको कभी जाने मत दीजिए ज़ाया। एक उपभोक्ता होने का ज़रा फ़र्ज़ तो निभाइए, लेकिन उसकी सहूलियतों को भी इंजॉय कीजिए कभी कभी। तो उसमें से एक सहूलियत यही है कि बैंक से बात कीजिए, उनसे मोल भाव कीजिए, और जो सूत्र बताया है, जो रास्ता बताया है पंकज जी ने, आज के वीडियो को संभाल लीजिए। अपने जो बैंक के जो एजेंट्स हैं उनको दिखा दीजिए कि देखिए पंकज जी ने ये सलाह दी है, क्या मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, और अगर आ रहा हूँ तो फटाफट से मुझे दे दीजिए ब्याज में डिस्काउंट। अब है सर आखिरी सवाल मेरा आपसे। हमने मोटा मोटा सिद्धांत जो सुना था सर, वो टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है आपका, उस समय का जो आपका एनुअल एक्सपेंस है उसका 25 गुना आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, ये कहा जाता है अगर आप सुरक्षित रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तो लग रहा है कि बड़ी जल्दी से तेजी से वो उस कॉर्पस का क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो क्या उस रिटायरमेंट कॉर्पस को हम किसी रूप में बढ़ा सकते हैं सर? बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना चाहिए, और ताकि आपके ऊपर ईएमआई का बोझ कम हो, आपका ये जो दूसरा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ उस पर कहीं भी चोट ना पहुंचे। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे एक मैंने कहा कि अपनी ईएमआई को हर साल बढ़ाते जाएं, वैसा आप कर सकते हैं, या फिर आप साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करेंगे तो जल्दी होगा। बट उसके अलावा एक तरीका और भी है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा कि यदि आप अपनी जो ईएमआई है उसका 10% आप एक एसआईपी स्टार्ट कर दें, और हम सिंपल इंडेक्स फंड की बात करें अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स की, तो भी यहां पर यदि आप 10% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं
अपने इन्वेस्टमेंट पर, एसआईपी पर, तो होगा ये कि जितने समय तक आप 20 साल तक मान लीजिए कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और 20 साल की आप एसआईपी कर रहे हैं सिर्फ ईएमआई के 10% की, तो इतना आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, कि टोटल जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो आपका इसमें से निकल जाएगा। अरे तो वाह। आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये इससे होगा ये कि ओल्ड एज में जो बात कर रहे थे कि पैसा बचे और वहां पे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर लोन का बोझ नहीं पड़ रहा है तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस ज्यादा होगा, वो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज बताई कि एक तरफ आपको सैद्धांतिक रूप से आपका इंटरेस्ट जीरो हो गया, पहला। दूसरा, आपके पास कॉर्पस में ज्यादा पैसा आ गया तो ज्यादा सुरक्षित आपका बुढ़ापा हो सकता है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। खास तौर से जो पेंशन में जो जिस तरह के चेंजेस हुए हैं, उन हम रिजीम्स में नहीं जाना चाहेंगे, उस पर क्या बहस चल रही है, लेकिन एक तरह से पेंशन को लेकर कई चिंताएं जो रही हैं, तो वो इस रूप में भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे मंत्र दिए, बड़े अच्छे सूत्र दिए आपने पंकज जी, इसीलिए आप इतने सालों से जो है बड़े प्रसिद्ध हैं आम लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद आपका।